हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है क्लास 11th केमिस्ट्री में, जहां पर हम लोग चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस एंड टाइप ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि हमने जो अपने एलिमेंट्स हैं उनको ब्लॉक वाइज 4 हिस्सों में बांटा हुआ है, एस, पी, डी और एफ। मतलब जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो किस सब शेल या किस ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली 4 हमारे पास ब्लॉक्स हैं, एस, पी, डी एंड एफ। लेकिन उन पे जाने से पहले हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं 2 एक्सेप्शन, 2 ऐसी केसेस जो कि थोड़ा सा इन रूल्स को फॉलो नहीं करते, तो उन 2 एक्सेप्शनल केसेस की बात करेंगे। पहला केस हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन के लिए। जो हाइड्रोजन है उसकी कॉन्फ़िगरेशन में 1s1 यानी कि एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो हम लोग उसे 1s1 लिखते हैं। लेकिन हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स, पोजीशन फिक्स नहीं है। उसकी वजह क्या है? अगर हम लोग हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये कॉन्फ़िगरेशन मिलती है फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ, सिमिलैरिटी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। उनमें भी फर्स्ट ग्रुप में भी जो एस ऑर्बिटल है एक इलेक्ट्रॉन होता है। और दूसरी बात करें तो 17th ग्रुप जो एलिमेंट होते हैं उनको रिक्वायरमेंट होती है एक इलेक्ट्रॉन की टू कंप्लीटली फिल देयर शेल, और वही रिक्वायरमेंट हाइड्रोजन को भी है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं एस को देखूं तो फिर हाइड्रोजन की पोजीशन कहाँ पे आनी चाहिए? फर्स्ट ग्रुप में आनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट भी सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। जैसे 1s1 तो हाइड्रोजन के लिए हो गया, उससे नीचे वाला जो एलिमेंट है दैट इज लिथियम, वो 2s1 शो करता है, जो सोडियम है वो 3s1 शो करता है। तो s1 ही आता है, तो इसीलिए ये सभी अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर सकते हैं और पॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी हाइड्रोजन भी शो कर सकता है कि वो भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे और पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाए। और इसी के साथ अगर हम लोग 17th ग्रुप के एलिमेंट्स देखेंगे, जैसे कि फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, इनके पास सभी के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, एक इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए होता है। अगर इनको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वही हाइड्रोजन की भी बात है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन तो है, अगर हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन और गेन कर ले तो ये हो जाएगा 1s2, जो हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी और ये भी एक नोबल एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि हाइड्रोजन जो है उसे इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली 17th ग्रुप में भी रखा जा सकता है। तो इसी वजह से, क्योंकि ये दो जगह पर अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसीलिए हाइड्रोजन को एक यूनिक पोजीशन दे दी गई है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सेंटर में हाइड्रोजन को प्लेस कर दिया गया है, या फिर हम लोग ये कहें कि अभी भी हाइड्रोजन को कोई फिक्स पोजीशन नहीं दी गई, क्योंकि हाइड्रोजन ग्रुप 1 और ग्रुप 17 दोनों की प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। तो ये तो हो गया फर्स्ट एक्सेप्शनल केस। दूसरा एक्सेप्शनल केस क्या है हमारे पास, उसकी भी बात करेंगे। दूसरा एक्सेप्शनल केस है हमारे पास हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 और ये कम्प्लीटली फिल्ड है, क्योंकि s ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और पहले शेल में सिर्फ s सब शेल ही होता है।
यानी कि ये कम्प्लीटली फिल्ड शेल है। और इसकी कॉन्फ़िगरेशन को देखते हुए इसको ग्रुप 2 में आना चाहिए, क्योंकि ग्रुप 2 में वो एलिमेंट आते हैं जिनकी कॉन्फ़िगरेशन S2 वाली होती है, जैसे कि बेरिलियम 2s2, उसके नीचे आता है मैग्नीशियम 3s2, उसके नीचे आता है कैल्शियम 4s2। तो इसका मतलब ये हो गया कि जिनके पास भी S2 की आउटर कॉन्फ़िगरेशन है उनको ग्रुप 2 में आना चाहिए। लेकिन हम लोग हीलियम को प्लेस करते हैं ग्रुप 18 के अंदर, क्योंकि ग्रुप 18 जो है वो नोबल गैस एलिमेंट वाला ग्रुप है, मतलब इनका आउटर शेल कंप्लीटली फिल्ड होता है, जैसे कि नियॉन, आर्गोन, क्रिप्टॉन। तो ये सारे जो है वो आउटर शेल कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। और ग्रुप 18 की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है NS2 NP6 वाली। तो यहाँ पर तो 1s2 है, लेकिन यहाँ पे क्या है, P6 भी होना चाहिए। लेकिन हीलियम के पास P तो ऑर्बिटल होता ही नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग हीलियम को ग्रुप 18 में प्लेस करते हैं, जस्ट क्योंकि इसका भी आउटर शेल कम्प्लीटली फिल्ड है और ये एक नोबल गैस के तौर पे जाना जाता है। तो इसका मतलब है एज पर रूल इसको रखना तो ग्रुप 2 में चाहिए था, लेकिन ये क्योंकि नोबल गैस की प्रॉपर्टीज शो कर रहा है, इसीलिए इसे हम लोग ग्रुप 18 में प्लेस करते हैं। आप अपना पीरियोडिक टेबल खोल के देखोगे, ग्रुप 18 का जो पहला एलिमेंट है वो आपको हीलियम दिखाई देगा। तो होना तो वहाँ पे P ब्लॉक वाला चाहिए, लेकिन S ब्लॉक वाला भी एलिमेंट ये आपको दिखेगा। तो ये दो एक्सेप्शंस हैं जो टेबल में है, जो हमें याद रखनी है। उसके बाद अब शुरुआत होती है हमारे S ब्लॉक की, जिसमें हम लोग कुछ बातें लिखेंगे। वो बातें मैं यहाँ पे नोट करता हूँ और फिर आपको उनको समझाता हूँ। तो S ब्लॉक के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है हमारी बुक में, उसके बारे में यहाँ पर नोट कर दी है। तो आइए इसको अच्छे से रीड आउट करते हैं। सबसे पहले S ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 वाले एलिमेंट्स जो हैं वो S ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। ग्रुप 1 के S ब्लॉक एलिमेंट्स को एल्कली मेटल्स और ग्रुप 2 को एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। ग्रुप 1 की जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो NS1 होती है और ग्रुप 2 की NS2 होती है। इनकी S ब्लॉक एलिमेंट्स की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो लो होती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब ये इजीली इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर देते हैं, थोड़ी ही एनर्जी हमें देनी पड़ती है और ये अपना इलेक्ट्रॉन आउटर शेल वाला वो लूज़ कर देंगे। अगर ग्रुप 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं तो इनके ऊपर +1 का चार्ज आएगा, और अगर ग्रुप 2 वाले इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करते हैं तो उनके ऊपर +2 का चार्ज आता है। मेटालिक करैक्टर और रिएक्टिविटी जैसे जैसे आप ग्रुप वाइज नीचे जाते रहेंगे इंक्रीज होती रहती है। यानी कि अगर सपोज करो मेरे पास ग्रुप 1 में A B C ऐसे 3 एलिमेंट हैं, तो नीचे जाते हुए मेटालिक करैक्टर भी इंक्रीज होगा, रिएक्टिविटी भी इंक्रीज होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज़ करना इजी होता जाएगा जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे। नेवर फाउंड प्योर इन स्टेट, कभी भी ये आपको प्योर फॉर्म में नहीं मिल सकते, क्योंकि दे आर वेरी हाईली रिएक्टिव मेटल्स। आयोनिक कंपाउंड्स, जो आपके S ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं ये आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं, मतलब किसी और नॉन मेटल से जुड़ेंगे तो हमेशा आयोनिक कंपाउंड बनाएंगे। लेकिन लिथियम और बेरिलियम के जो कंपाउंड होंगे वो आपके कोवालेंट यानी इलेक्ट्रॉन शेयर करने वाले कंपाउंड होंगे। तो लिथियम और बेरिलियम को छोड़कर बाकी सारे जो एलिमेंट कंपाउंड बनाएंगे दे विल बी ऑफ आयनिक नेचर, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होगा। तो एल्कली एल्कलाइन अर्थ मेटल्स NS1 NS2 कॉन्फ़िगरेशन, आयनाइजेशन एंथैल्पी इज लो, +1 एंड +2 आइंस। मेटालिक कैरेक्टर रिएक्टिविटी नीचे जाते हुए ग्रुप में इंक्रीज होती जाती है, कभी भी प्योर स्टेट में नहीं मिलेंगे बिकॉज हाईली रिएक्टिव है। लिथियम और बेरिलियम कोवालेंट कंपाउंड बनाएंगे, इसके अलावा
बाकी सारे आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। तो ये पॉइंट है एस ब्लॉक एलिमेंट्स की कहानी। अब चलिए पी ब्लॉक की कहानी करेंगे। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो इन्फॉर्मेशन हमारी बुक में दी हुई है वो हम लोगों ने नोट कर ली है। पी ब्लॉक को करने से पहले ये जो साइड में एक बात लिखी है वो हमें पता करनी है कि अगर मैं पी ब्लॉक के एलिमेंट्स और एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को इकट्ठा एक टर्म देना चाहूँ सभी को, एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को, तो उनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं, जिसका दूसरा नाम मेन ग्रुप एलिमेंट्स भी है। तो अगर किसी में आपसे पूछा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट तो उसका मतलब है वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। इनके जॉइंट अकाउंट को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या मेन ग्रुप एलिमेंट्स हम लोग बोलते हैं। अब पी ब्लॉक पे आइए, तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 तो था हमारा एस ब्लॉक। अब ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये जो 6 ग्रुप हैं ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं। इसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या है आप सभी में देखिए, NS2 जो है वो फिक्स रहने वाली है और P में एक एक इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे आप एक पीरियड के अक्रॉस मूव करोगे लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता जाएगा 1 2 3 4 5 6, क्योंकि P ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं इसीलिए NP6 पे ये कहानी ख़त्म हो जाएगी। जो ग्रुप 18 है वो नोबल गैस का ग्रुप है या इनर्ट एलिमेंट्स का ग्रुप है, क्योंकि इनकी आउटर कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटली फिल्ड होती है, इसीलिए इनकी रिएक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा कम होती है। ना तो ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करना पसंद करते और ना ही इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद करते, तो बड़े ही रेयर हालातों में ये कोई रिएक्टिविटी शो करते हैं। वहीं दूसरी और ग्रुप 16 की बात करें तो इनको एक अलग नाम दिया गया है चाल्कोजेंस, और अगर मैं ग्रुप 17 की बात करूं तो इनका नाम दिया हुआ है हैलोजेंस। तो ग्रुप 16 को चाल्कोजेंस और ग्रुप 17 को हैलोजेंस नाम देते हैं। इन दोनों ग्रुप्स की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो हाईली नेगेटिव होती है। हाईली नेगेटिव का मतलब ये होता है, अगर मैं सिंपल वे में बात करूं, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगी, अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन गेन करना उतना ही इजी होता है। यानी कि अगर मान लो आपके पास एक है -100 और एक है -200, तो जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी -200 है उसको इलेक्ट्रॉन गेन करना ज़्यादा आसान है। तो अब 16 और 17 की बात की है कि इन दोनों की ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईली होगी। क्यों? 17 ग्रुप को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और 16 ग्रुप को सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर 17 को एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, 16 को 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, तो इनकी आउटर कॉन्फ़िगरेशन भी ग्रुप 18 जैसी चली जाएगी और ये भी नोबल एलिमेंट की तरह बिहेव करना शुरू कर देंगे। इसीलिए ये बहुत फटाफट इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हैं अपने आउटर शेल में, इसीलिए इनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईली नेगेटिव होता है। फिर बात करेंगे करैक्टर्स की। अगर आप एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो नॉन मेटल करैक्टर इंक्रीज होता है, यानी नॉन मेटल मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करना इजी होता रहेगा। ग्रुप 16 मान लो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो 17 और ज़्यादा जल्दी से इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद करेगा। और अगर मेटालिक करैक्टर की बात करें तो एक ग्रुप में यानी ऊपर से नीचे टॉप से बॉटम जब आते हैं तो मेटालिक करैक्टर इंक्रीज करता है। उसकी वजह क्या है? जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आते हो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में दूरी बढ़ती जाती है। आउटर शेल इलेक्ट्रॉन में उनका बॉन्ड वीक होता रहता है और इलेक्ट्रॉन लूज़ करना आसान होता है। और मेटल क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन ईजिली लूज़ कर दे। तो इसलिए जब आप नीचे आ रहे हो तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करवाना आसान रहता है और उसे आप बोलते हैं कि मेटालिक करैक्टर इंक्रीज हो रहा है।
तो नॉन मेटल का करेक्टर इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और मेटालिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप। तो ये कहानी है पी ब्लॉक की 13 से लेकर 18 तक। NS2 फिक्स है, NP1 से लेकर 6 है, 16 को चारकोजेंस, 17 को हेलोजेंस और 18 को नोबल गैस बोलते हैं। इन दोनों का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईली नेगेटिव है क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी से ये गेन करते हैं। 18 का कॉन्फ़िगरेशन फील्ड है तो इनकी रिएक्टिविटी बहुत ही रेयर होती है। नॉन मेटल का करेक्टर जब आप पीरियड वाइज मूव करोगे लेफ्ट टू राइट तो इंक्रीज करेगा, मेटालिक करेक्टर ऊपर से नीचे आते हुए इंक्रीज करता है। नेक्स्ट हमारे पास है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। द डी ब्लॉक एलिमेंट्स जिनका नाम ट्रांजिशन एलिमेंट भी है। तो हमने पहले पढ़े ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स, फिर हमने पढ़े 13 से लेकर 18 तक के एलिमेंट्स। ये S ब्लॉक था, ये P ब्लॉक था। अब इनके बीच में 3 से लेकर 12 तक एक हमारे पास ब्लॉक है जिसको वी आर कॉलिंग द डी ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रांजिशन। ट्रांजिशन क्यों बोला गया है पहले वही समझते हैं। जो ये वाले एलिमेंट है ग्रुप 1 और 2 ये यहाँ पर मेटल्स हैं और जो 13 से लेकर 18 तक है वो मोस्टली यहाँ पर नॉन मेटल्स का कैरेक्टर शो करते हैं। तो यानी कि आप देखें यहाँ पर बीच में आपके पास ऐसे एलिमेंट हैं जो एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रहे हैं, एक बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। और वो बदलाव है क्या कि जो कैरेक्टर है वो मेटल्स से नॉन मेटल्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है। दैट इज़ वाई दीज एलिमेंट्स आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्योंकि डी ऑर्बिटल में 5 ऑर्बिटल होते हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, इसीलिए जनरल कॉन्फ़िगरेशन में डी में इलेक्ट्रॉन्स 1 से लेकर 10 तक होते हैं और एस ऑर्बिटल में 0 से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन्स तक जा सकते हैं। अगर एस का ऑर्बिटल में n मान के चलो शेल नंबर तो फिर डी का n-1 होगा। जैसे कि अगर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ स्कैंडियम की, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है। तो इसकी अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आर्गन जो 18 मतलब 18 एटॉमिक नंबर है, उसके बाद 4s2 देन 3d1। अब आप क्लियरली देखो कि जो शेल s का है उससे एक कम d का है, तो ये हमेशा मिलेगा आपको। d ब्लॉक की 4 सीरीज़ है, 3d 4d 5d 6d, सब में यही चीज़ सेम मिलने वाली है। जो ऑर्बिटल d का होगा उससे एक ज़्यादा जो शेल होगा वो s का होने वाला है। और वही है 3 से लेकर 12 तक टोटल 10 ग्रुप्स हैं। जैसे जैसे आप मूव करोगे एक एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से। और S में इलेक्ट्रॉन्स वेरिएबल है 0 से लेकर 2, हो सकता है कोई भी इलेक्ट्रॉन ना मिले, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है बीच में कुछ, हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन मिले, हो सकता है दोनों इलेक्ट्रॉन मिल जाए। ऑल मेटल्स, तो डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी मेटल्स हैं, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। नेक्स्ट, मोस्टली फॉर्म कलर्ड आइंस। आइंस मतलब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो इनके ऊपर चार्ज आएगा और इसको आप आइंस बोलेंगे। तो जब इनके ऊपर चार्ज आ जाएगा तो ज़्यादातर ये कलर यानी कि रंग शो करेंगे, कलर्ड आइंस बनाएंगे। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि इनकी जो वैलेंस है वो चेंज हो सकती है। जैसे आप आयरन पढ़ते हैं, आयरन की ऑक्साइड FeO भी होता है, Fe2O3 भी होता है, Fe3O4 भी होता है। तो ये सारे तभी तो पॉसिबल है अगर आयरन जो है डी ब्लॉक एलिमेंट है वो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। इसीलिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट डी ब्लॉक की एक खास प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से बहुत सारी यूनिक प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। पैरामैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक करैक्टर शो करते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, यानी मैग्नेटिक फील्ड में ये अपने आप को अट्रैक्टिव मिलते हैं, अट्रैक्ट करेंगे। अगर इनको आसपास मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो उसकी तरफ भी अट्रैक्ट करेंगे। कैटालिस्ट, ज़्यादातर इनमें से
कैटलिस्ट यानी जो रिएक्शन रेट को इफेक्ट करते हैं उनका काम करते हैं। आपने 10th में ही पढ़ा है, निकल, प्लेटिनम, दीज ऑल आर कैटलिस्ट, और ये सभी जो है वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। तो ज़्यादातर वो कैटलिस्ट यानी रिएक्शन रेट को इंक्रीज करने का काम करते हैं, हालांकि डिक्रीज भी हो सकता है, लेकिन चलिए आप जैसे मर्जी इसको याद रखिए, आपने शब्द कैटलिस्ट का यूज़ करना है। इसके अलावा जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये 3 ऐसे मेटल्स हैं, एलिमेंट है डी ब्लॉक के, जो कि डी ब्लॉक का हिस्सा होने के बावजूद भी उनकी प्रॉपर्टीज़, ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ को शो नहीं करते। और उसकी वजह क्या है, इनके पास जो डी ऑर्बिटल है वो कम्प्लीटली फिल्ड है, यानी कि 10 के 10 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। जबकि अगर हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स की डेफिनेशन पढ़ें तो ये आता है कि इनके पास हमेशा कम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं होता, लेकिन इन 3 एलिमेंट्स के पास कम्प्लीटली फिल्ड डी शेल है। तो इसी वजह से सब शेल है, इसी वजह से ज़्यादातर ये प्रॉपर्टीज शो नहीं करते, लेकिन फिर भी हम लोग इनको डी ब्लॉक में ही पढ़ते हैं, क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन वो डी में जा रहा है। तो ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। तो क्या याद रखा हमने, ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि ये एस और पी के बीच में आ रहे हैं, एक बदलाव का दौर है, मेटल से नॉन मेटल्स का करैक्टर जा रहा है। जनरल कॉन्फ़िगरेशन n-1 डी की 1 से 10 है और ns की 0 से 2 है। 3 से लेकर 12 तक जो ग्रुप है वो ये एलिमेंट कवर करते हैं, सारे मेटल्स हैं, ज़्यादातर कलर आइंस शो करेंगे, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, पैरामैग्नेटिज्म है, कैटालिस्ट का काम करते हैं। जिंक, कैडमियम और मरकरी, क्योंकि इनमें डी सबशेल कम्प्लीटली फिल्ड है, इसलिए ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ ये डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स की शो नहीं करते। और बस ओके, अब एफ ब्लॉक की बात करेंगे। नेक्स्ट वन है हमारे पास द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जिनको हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को आज भी हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बाहर रखा हुआ है, इनकी अलग से 2 रोज बनाई हुई हैं, और उन 2 रोज का नाम है लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। यानी कि जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनकी 2 सीरीज़ कह सकते हो आप, या 2 रोज कह लो, 2 पीरियड्स कह लो। फर्स्ट का नाम लेंथेनॉइड है, जो सीरियम जिसका एटॉमिक नंबर 58 है, वहाँ से शुरू होकर ल्यूटिटियम जिसका एटॉमिक नंबर 71 है, और एक्टिनॉइड्स जो थोरियम से स्टार्ट होती है, एटॉमिक नंबर 90 है, और ये ख़त्म होगी लॉरेंजियम पर जिसका एटॉमिक नंबर 103 है। और आउटर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो आप यहाँ से देखिए, इसको याद करिए, NS2, उसके बाद एक कम कर दें n-1 तो D, और D में 0 से लेकर 1 तक इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। फिर एक और शेल कम कर दें तो n-2 F में 1 से लेकर 14, क्योंकि 7 ऑर्बिटल्स होते हैं F सब शेल के पास, तो टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल हैं। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि एक्चुअली में है क्या चीज़, अगर सपोज करो मैं n की वैल्यू 6 ले लेता हूँ तो ये आ जाएगा 5D, और ये आ जाएगा 4F1 से 14। तो इसका मतलब है जो शेल नंबर S का होगा उससे एक कम D का होगा और उससे एक कम F का होगा। तो ये आपने याद रखनी है जनरल आउटर कॉन्फ़िगरेशन फॉर F ब्लॉक एलिमेंट्स की। उसके बाद ये सारे F ब्लॉक वाले लेंथेनॉइड्स हो या एक्टिनॉइड्स हो मेटल्स होंगे। हर सीरीज़ के अंदर, यानी लेंथेनॉइड की जो सीरीज़ है और जो एक्टिनॉइड की सीरीज़ है, प्रॉपर्टीज़ जो होगी एलिमेंट्स की वो सिमिलर यानी कि मिलती जुलती होंगी। यानी लेंथेनॉइड्स के अंदर जितने भी एलिमेंट है 14, उनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में मिलेंगी, और एक्टिनॉइड्स के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ आपस में मिलेंगी। Chemistry of actinoid is more complicated due to large number of oxidation state। जो एक्टिनॉइड्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, जो इनकी स्टडी है वो ज़्यादा मुश्किल है, ज़्यादा उलझी हुई है, कॉम्प्लिकेटेड है एज़ कम्पेयर टू लेंथेनॉइड्स। और उसकी वजह क्या है, एक्टिनॉइड्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़्यादा लार्ज नंबर में है,
यानी कि ये बहुत ज़्यादा एलिमेंट जो एलिमेंट्स हैं एक्टिनॉइड सीरीज़ के वो बहुत वैरायटी की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अब जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा उतनी ज़्यादा रिएक्टिविटी भी वेरी करती है। एक्टिनॉइड्स एलिमेंट रेडियो एक्टिव होते हैं, मतलब कि ये अल्फ़ा बीटा गामा रेज रिलीज़ करते रहते हैं, तो ये थोड़े टाइम के लिए स्टेबल होते हैं, इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना कॉम्प्लिकेटेड होता है। और ये तैयार भी बहुत ही नैनोग्राम बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज़ में होते हैं, इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज़ अभी फुल्ली स्टडी आउट नहीं है। इसके अलावा एक बॉक्स दिख रहा है आपको, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स, कुछ नहीं है, यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उन सबको ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स कहा गया है। यानी कि एक नोटेशन दे दी है कि यूरेनियम जिसका एटॉमिक नंबर 92 है, 92 ही है, 92 है, उसके बाद वाले जितने भी एलिमेंट हैं उनको ये एक अलग टर्म तैयार कर दी, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। तो एफ ब्लॉक का नाम हो गया इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, दो सीरीज में डिवाइडेड है, लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स, सीरियम से लेकर ल्यूटिडियम, थोरियम से लेकर लॉरेंजियम। आउटर कॉन्फ़िगरेशन जो है वो N-2F 1 to 14, N-1D 0 to 1 और NS2 है। सभी मेटल हैं, हर सीरीज के अंदर प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं। एक्टिनॉइड्स की केमिस्ट्री को रीड करना ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं, और एक्टिनॉइड्स जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं, काफ़ी कम समय के लिए ये स्टेबल होते हैं, जिस वजह से इनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी आउट करना डिफ़िकल्ट होता है। लास्ट है एस, पी, डी और एफ के बाद अगर हमने अपने एलिमेंट्स को क्लासीफाई करना है तो एक कैटेगरी और है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स, जिसे हम लोग सेमी मेटल्स भी बोलते हैं। मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या है, ये आमतौर पे आपको सॉलिड मिलेंगे, लेकिन मरकरी जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। ये आप लोगों ने प्रॉपर्टीज़ पहले भी बहुत बार पढ़ी हुई हैं। गैलियम और सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट 303 केल्विन है और सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट 302 केल्विन है। अगर आप इनको अपनी हथेली पे रखोगे तो ये मेल्ट हो जाएंगे, लेकिन अदरवाइज मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। मेटल्स आमतौर पे हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, तो जैसे लेड और मरकरी ही है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। मालेबल होते हैं, मतलब कि आप इनकी थिन शीट बना सकते हो हैमरिंग के साथ। डक्टाइल यानी इनको आप वायर्स में खींच सकते हैं। तो ये कुछ मेटल्स की जनरल प्रॉपर्टीज़ और एक्सेप्शनल केसेस हैं। नॉन मेटल्स ये रूम टेम्परेचर पे या तो सॉलिड फॉर्म में होता है या गैसेस फॉर्म में होता है। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, नहीं कंडक्ट करते, लेकिन आपको पता है ग्रेफाइट एक एक्सेप्शनल केस है। ग्रेफाइट जो है वो एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन की, और कार्बन एक नॉन मेटल है। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, लेकिन बोरॉन और कार्बन एक्सेप्शंस हैं, मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। और मेटलॉइड्स की अगर बात करें तो ये वो एलिमेंट है जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और सिलिकॉन। जिगजैग लाइन एक बनी होती है जो डिफ्रेंशिएट करती है मेटल्स नॉन मेटल्स को, और यहाँ पर ये एलिमेंट प्लेस किए जाते हैं। अगर पीरियोडिक टेबल की बात करें तो लेफ्ट साइड पर होते हैं हमारे मेटल्स और राइट साइड टॉप पर होते हैं नॉन मेटल्स प्लेस किए गए होते हैं। मेटालिक करैक्टर डाउन द ग्रुप, अगर एक ग्रुप में आप ऊपर से नीचे जा रहे हो तो जो मेटालिक करैक्टर है वो इंक्रीज होता है, मेटालिक करैक्टर इंक्रीज होगा। लेकिन अगर एक पीरियड की बात करो, पीरियड मतलब लेफ्ट टू राइट की बात करो, तो फिर वहाँ पर कौन सा करैक्टर इंक्रीज मिलेगा आपको, नॉन मेटल का करैक्टर इंक्रीज मिलेगा। तो यानी कि ग्रुप में मेटल करैक्टर बढ़ता है और पीरियड में नॉन मेटल करैक्टर बढ़ता है। तो ये एक क्लासिफिकेशन और कुछ जनरल सी प्रॉपर्टीज़ और कुछ एक्सेप्शनल केसेस जो आपकी बुक में कवर किए हुए हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एलिमेंट्स SDPF और इसके अलावा एक और क्लासिफिकेशन का तरीका, ये हमारा डन हुआ। आई जस्ट होप कि आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। काइंडली रिवीजन ज़रूर कीजिएगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।